तो लास्ट टॉपिक आप बता रहे हैं धारावाही। धारावाही नहीं होगी शायद। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही चालक छड़ के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल निकाला था। और उसके बाद भी एक टॉपिक हो गया था शायद फैराडे के या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया था। और उसके बाद परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक हो गया था। पलटो। और वृत्ताकार कुंडली का भी स्वप्रेरण गुणांक हो गया था। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, स्व प्रेरण के कारण संचित ऊर्जा। तो कल आपने ज्यादा टॉपिक पढ़ लिए थे इसका मतलब है ना। तो आज भी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की। स्वप्रेरण के कारण संचित ऊर्जा। तो मुझे बताइए स्वप्रेरण क्या होता है, जो पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ा था। स्वप्रेरण क्या होता है? अगर कोई कुंडली है और उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है और धारा के मान को बदला जाता है तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। तो बस एक कुंडली है, उसमें धारा बदलते हैं, धारा बदलने से चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण के कारण संचित ऊर्जा क्या होती है उसकी बात कर दो। तो लिखिए इसमें, माना एल, कैपिटल एल, माना एल स्वप्रेरण गुणांक, माना एल स्वप्रेरण गुणांक की किसी कुंडली में, माना एल स्वप्रेरण गुणांक की किसी कुंडली में एक समान धारा आई प्रवाहित की जा रही है। एक समान धारा आई, कैपिटल आई, प्रवाहित की जा रही है, प्रवाहित की जा रही है। तब कुंडली से संबद्ध, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो कल एक बात आपको बताई थी कि कुंडली से एक संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती होता है? धारा के। और समानुपाती नियतांक क्या आता है? एल। लिखिए, चुंबकीय फ्लक्स है ना, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एम बराबर एल आई। ये एल क्या है ना, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, और आई है उसमें प्रवाहित धारा। ओके, इसके नीचे लिखिए, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो तो, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो तो आपको अच्छे से पता है फैराडे ने क्या बताया था, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर ऋणात्मक चिन्ह बताता है, विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का ही विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है ना। लिख दिया आपने हो तो, विद्युत वाहक बल की जगह विद्युत वाहक बल ये, और फाई एम की जगह क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, माइनस डी अपॉन डी टी, किसका? एल आई, चूंकि फाई एम बराबर एल आई,
तो आपने एक बार बता दिया कि फाई एम बराबर एल आई होता है ऊपर, क्योंकि फाई एम बराबर एल आई। एल कांस्टेंट होता है, स्व प्रेरण गुणांक, गुणांक कहते हैं एल को। और धारा को आप चाहें तो बदल सकते हैं, आप धारा को नियत भी कर सकते हैं और आप धारा को बदल भी सकते हैं। तो एप्सिलॉन बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और विद्युत वाहक बल का परिमाण अगर ले लें तो होगा एल डी आई अपॉन डी टी, समीकरण 1। मापांक देख लेना, मैंने एप्सिलॉन का विद्युत वाहक बल का परिमाण लिया है, एल डी आई अपॉन डी टी। हमें करना क्या है, स्व प्रेरण के कारण ऊर्जा निकालनी है। अब आपको समझाते हैं ऊर्जा संचित होती कैसे। कैपिटल यू, ऊर्जा के लिए मैंने कैपिटल यू सिंबल यूज में दिया है। तो अगर कोई कुंडली है और उस कुंडली को किसी स्रोत से बैटरी से जोड़ दिया जाए, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, तो कुंडली में धारा एकाएक आई नहीं होती। कुंडली में धारा पहले शून्य रहती है, फिर धारा के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। जब आपने किसी प्रेरक कुंडली को किसी स्रोत से, किसी बैटरी से जोड़ा और कुंजी को जैसे ही ऑन किया, धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और धारा के मान को शून्य से आई तक होने में कुछ समय लगता है, कुछ क्षण लगते हैं। और उस समय क्या हो रहा होता है, धारा का मान बढ़ रहा होता है। प्रेरक कुंडली स्वयं में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेरक कुंडली में धारा बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेरक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा होता है। सही बात है ना? जैसे जैसे धारा बढ़ेगी, जब धारा शून्य थी तो चुंबकीय फ्लक्स भी शून्य था। जब कुंडली में कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही थी तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य था। जैसे ही कुंजी के को ऑन किया, धारा का प्रवाह चालू हुआ और चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 से बढ़ने लगा। बस जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स बदलना शुरू हुआ, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और वो उस कारण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो धारा को बढ़ने से रोकता है, लेकिन बैटरी उसके उपरांत, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में कार्य करती है धारा को बढ़ाने के लिए। आपको भी पता है धारा कब बढ़ेगी, जब ज्यादा से ज्यादा आवेश कुंडली से बहेगा। तो इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, यह विद्युत वाहक बल का परिमाण, इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध स्रोत को, मतलब बैटरी को, थोड़ा सा आवेश, dq आवेश कुंडली से विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य क्या होता है, तो dw बराबर होता है dq इंटू मापांक, विद्युत वाहक बल का मापांक। ये विद्युत वाहक बल एक विभवांतर ही होता है, और हम सब जानते हैं आवेश गुणा विभवांतर क्या होता है, कार्य। तीसरा चैप्टर, आवेश गुणा विभवांतर हमेशा क्या होता है, कार्य। तो वास्तव में जब आप कुंजी को लगाते हैं, धारा प्रवाह जस्ट शुरू ही होता है, 0 से धारा बढ़ने लगती है, तो चुंबकीय फ्लक्स 0 से बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और ये विद्युत वाहक बल धारा में वृद्धि का विरोध करता है। लेकिन बैटरी उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत कार्य करती है और धारा को 0 से आई तक कर देती है बैटरी। तो धारा को 0 से आई तक करने के लिए बैटरी को जो कार्य करना पड़ता है, उसको निकालने की एक विधि है। हम पहले कहेंगे कि इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध dq आवेश को विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य, फिर उस अल्प कार्य के समाकलन से निकालेंगे कुल कार्य। और आप सब जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है, और बैटरी द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा में संचित हो जाता है। समीकरण 1 तक तो सभी ने लिख लिया। समीकरण 1 के नीचे लिखिए, इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, जो कि आपने समीकरण 1 में लिखा है ना, के विरुद्ध dq आवेश को विस्थापित करने में, dq आवेश को
विस्थापित करने में, आवेश जब तक विस्थापित नहीं होता धारा प्रवाहित नहीं होती। dq आवेश को विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य, किया गया अल्प कार्य, किया गया अल्प कार्य लिख लें तो बता दें। dw बराबर dq इंटू एप्सिलॉन। हाँ भाई, हो गया यहां तक। अब इसके नीचे लिखना है, परिपथ में धारा के मान को परिपथ में धारा के मान को 0 से I तक करने हेतु, परिपथ में धारा के मान को 0 से, आपको बताया था मैंने जब हमने कुंजी नहीं लगाई थी तो परिपथ में धारा क्या थी 0, और अंत में I धारा हो जाती है, अधिकतम धारा है ना। तो धारा को 0 से I तक करने हेतु किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य W बराबर कुल, मतलब योग किससे होता है, योग समाकलन से। समाकलन कहां से कहां तक, 0 से I तक, धारा को 0 से I तक करने के लिए। और किसका समाकलन, अल्प कार्य का समाकलन, अल्प कार्य dq इंटू एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन की जगह आप समीकरण 1 से देखो क्या लिख सकते हो, L di अपॉन dt। तो W बराबर समाकलन 0 से I dq गुणा L di अपॉन dt। ये मैंने dq की जगह, सॉरी एप्सिलॉन की जगह L di अपॉन dt रख दिया। अब यहाँ एक परिवर्तन मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, कि W बराबर L डी L 0 से I dq अपॉन dt इंटू डी। तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या परिवर्तन किया, ये जो dq और ये जो di है ना, इसको थोड़ा अदला बदला कर दिया, मतलब dq के नीचे क्या लिख दिया dt, और di को साइड में इंटू में रखा हुआ। dq के ठीक नीचे dt को रखने से फायदा क्या, हम अच्छे से जानते हैं dq अपॉन dt क्या होता है, धारा का तात्क्षणिक मान, dq अपॉन dt है ना, धारा का मान I। तो आवेश के प्रवाह की दर dq अपॉन dt को क्या कहते हैं, धारा का तात्क्षणिक मान, किसी समय धारा का मान। तो W बराबर हो जाएगा L 0 से I di। तो ये I कहां से लिखा गया है, लिख सकते हैं आप, कारण चूंकि dq अपॉन dt बराबर I, ये जो I हम लिखते हैं इसे कहते हैं धारा का किसी समय मान, तात्क्षणिक मान। और समाकलन में जो सीमाएं हमने लगाई है इसका मतलब होता है धारा का ये अंतिम मान है, 0 प्रारंभिक मान, I अंतिम मान। तो अब आप समाकलन कर पाएंगे, जैसे ही हमने dq अपॉन dt को I लिख दिया, I और di, तो I का समाकलन I के सापेक्ष, यहाँ I की घात कितनी है, 1 है। तो हम जानते हैं ना, जैसे x dx क्या होता है, x स्क्वायर बटा 2, v dv क्या होता है, v स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पर I di क्या होगा, I स्क्वायर बटा 2। फिर सीमाएं लागू करेंगे, तो उसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, स्व प्रेरण के कारण संचित ऊर्जा में कार्य निकाल रहे हैं, W बराबर L बाहर कैपिटल L और I स्क्वायर बटा 2 बड़ा कोष्ठक, सीमाएं लागू करेंगे। अब तो I di का समाकलन हो गया I स्क्वायर बाय 2। W बराबर 1/2 L, चलिए एक क्रम में और लिख दे, एक पद और लिख देते हैं अच्छे से, I स्क्वायर बटा 2 माइनस 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा खुद I है
और निम्न सीमा है 0, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो कार्य की प्राप्ति इस तरह से हो गई, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। और ये कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आप बहुत सारे सूत्र जानते हैं इस तरह के, जिससे आपको थोड़ी जान पहचान कराएं उन सूत्रों से। जैसे आप बचपन से जानते हैं गतिज ऊर्जा, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, 9th क्लास से जानते हैं। किसी स्प्रिंग के अंदर संचित ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर, के होता है स्प्रिंग गुणांक, एक्स स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि। एक होता है किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ सीवी स्क्वायर, या आप है ना 4th चैप्टर में पढ़ते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। और अभी ये जो कार्य है, ये कार्य भी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसका सूत्र कैसा है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो पहले लिख लें, यह कार्य ही स्वप्रेरण के कारण संचित ऊर्जा के तुल्य होता है। स्वप्रेरण के कारण संचित ऊर्जा के तुल्य होता है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं जिसमें एक चर और एक अचर होता है, एक चर और एक अचर। जिससे पहले वाले सूत्र को देखें तो इसमें वेग चर राशि है, द्रव्यमान अचर राशि। दूसरे को देखें तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि x कम ज्यादा हो सकती है, चर है। स्प्रिंग नियतांक एक नियत राशि है। संधारित्र के सिरों, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर चर है, जबकि संधारित्र की धारिता अचर है। यहाँ पर इस टॉपिक में धारा, किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा चर राशि है, जबकि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अचर राशि। इन सभी सूत्रों का नेचर एक जैसा है ना, हाफ 1/2 एक राशि, फिर दूसरी राशि का वर्ग, कुछ ऐसा ही है ऊर्जा का सूत्र। तो यहाँ पर जो हाफ एल आई स्क्वायर आया है, ये सूत्र आपको याद रखना है। ओके, एक विद्युत ऊर्जा घनत्व भी होता है, आप जानते होंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, इसमें एप्सिलॉन नॉट नियत है, विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील राशि। तो टॉपिक था स्वप्रेरण के कारण संचित ऊर्जा। तो आपको ये टॉपिक 2 भागों में याद रखना है। समीकरण 1, प्रेरित विद्युत वाहक बल तक पहुंचना है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध अल्प आवेश को विस्थापित करने में अल्प कार्य, और फिर कुल कार्य। और ये कुल कार्य किसमें संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। बीच में थोड़ा ध्यान रखना है, समीकरण 1 से आप विद्युत वाहक बल का मान तो रखेंगे, L को बाहर निकाल देंगे, फिर dq के नीचे dt को लिखना जरूरी है। जब dq के नीचे dt लिखेंगे तभी आप आवेश के प्रवाह की दर को क्या लिख पाएंगे, धारा, और उसके बाद ही आप समाकलन कर पाएंगे I का, I²/2। ठीक है, तो शुरू करें दूसरा, इसके बाद वाला टॉपिक। तो लिखिए भाई, इसको IMP लगा देना। अब जो करने वाले हैं, एक था स्वप्रेरण, अब है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे स्व होता है सेल्फ, अन्योन्य होता है म्यूचुअल, जिसमें एक कुंडली नहीं होती है, 2 कुंडलियां होती है। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। तो एक शब्द इसमें दिख रहा है अन्य, है ना। अन्योन्य मतलब एक कुंडली का प्रभाव दूसरी पर। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, स्व प्रेरण में क्या था, एक कुंडली और उसमें धारा प्रवाह शुरू करते हैं, तो उस कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब हम देखेंगे कि कोई एक कुंडली है,
मान लो सी डैश, उसमें धारा प्रवाह करेंगे और उस धारा को बदलेंगे। तो सी डैश कुंडली में प्रवाहित धारा को बदलेंगे तो इसके पास रखी किसी दूसरी कुंडली सी में चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा और सी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो सी डैश कुंडली का प्रभाव सी पर, तो दो कुंडलियां हो गई, एक कुंडली का प्रभाव दूसरी कुंडली पर होगा तो उस घटना में हम शब्द काम में लेंगे अन्योन्य, एक का प्रभाव दूसरी पर। और प्रभाव क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, है ना। लिखिए पहले परिभाषा, देखिए जब किसी कुंडली में धारा के मान में, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके निकट रखी एक अन्य कुंडली में, इसके निकट रखी एक अन्य कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप, इसके निकट रखी एक अन्य कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, कॉमा इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो घर से किसी का माइक म्यूटेड नहीं है, ओप्पो A52 नाम भी अपना नहीं रखा है, चलिए तो म्यूट कर दिया। तो शब्द समझ लेना, अन्योन्य से ही एक कुंडली में धारा को बदलते हैं तो उसके निकट रखी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब जिस तरह से एक टॉपिक हमने कल पढ़ा था, क्या, स्व प्रेरण, है ना। स्व प्रेरण के बाद क्या किया था, स्व प्रेरण गुणांक। तो अभी आपको बताया अन्योन्य प्रेरण, अब अन्योन्य प्रेरण के बाद क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो हेडिंग लिखिए, अब एक डेरिवेशन करना है आपको, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। सप्रेरण गुणांक के लिए सिंबल आपको बताया था L, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए सिंबल कुछ और है M। तो एक कुंडली का प्रभाव दूसरी कुंडली पर देखा जाएगा। तो अब चित्र जो बनाना है उसको ध्यान से समझ लेना। हम दो परिनालिकाएं, तो परिनालिकाएं क्या होती है, अगर इस तरह से, है ना, बहुत सारे फेरे किसी खोखली नलिका के ऊपर लपेट दिए जाएं, बहुत सारे फेरे किसी खोखली बेलनाकार नलिका के ऊपर लपेट दिए जाएं तो क्या बन जाती है, परिनालिका। और इसी परिनालिका के अंदर एक और परिनालिका, या बाहर कर देते हैं ना, और बड़ा डायग्राम बना, इस परिनालिका के बाहर एक और बड़ी परिनालिका, इस तरह से बाहर वाली परिनालिका को मैंने कह दिया S1
और अंदर वाली परिनालिका को हम कह देते हैं S2। और ये दोनों परिनालिकाएं इस प्रकार रखी हुई है कि इनकी जो अक्ष है वो संपाती है, इनकी अक्ष परस्पर संपाती है। तो कैसे बनाना है, पहले आप एक परिनालिका बनाएंगे, आपके कॉपी में तो लाइनिंग है ना, फिर उसके बाद दूसरी परिनालिका बनाएंगे, हो गया काम। तो एक स्प्रिंग के अंदर दूसरी स्प्रिंग, परिनालिकाएं कैसी होती है, स्प्रिंग की जैसी, स्प्रिंग नुमा। तो एक परिनालिका S1 अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली, दूसरी परिनालिका S2 थोड़ी कम क्षेत्रफल वाली। और जब ये बन जाए तो मुझे बता देना। ये जो डॉटेड लाइन है बीचों बीच, ये है अक्ष। भाई ये परिनालिका आप सीधी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप बिल्कुल ऐसे सीधी ही बनाएं। और सीधी बना दे तो भी अच्छी बात है, और थोड़ा इस तरह से तिरछी बना दे तो भी दिक्कत नहीं है, बस परिनालिका बनानी है आप। तो जब ये बन जाए डायग्राम तो बता देना। और किस तरह से है दो दो परिनालिकाएं, एक परिनालिका के भीतर दूसरी परिनालिका, और उनकी अक्ष कॉमन है, उभयनिष्ठ है, समाक्षीय रूप से रखी गई है इन परिनालिकाओं। तो बन जाए तो बता देना, बन जाए तो बता देना। हाँ भाई बन गई, घर से बताइए, बन गई परिनालिकाएं? यस सर। जी सर। तो इस तरह से आपने परिनालिकाएं बना दी, ठीक है। अब हम प्रोग्राम चालू करते हैं, किसका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करने का। हम क्या करेंगे, हम S1 परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करेंगे, S1 परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करेंगे। और S1 परिनालिका के बारे में थोड़ा बता देंगे, क्या कि S1 यहाँ पर आप लिखी दो, S1 हो या S2 हो, दोनों परिनालिकाएं L लंबाई की हैं। चित्र में ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पर दोनों परिनालिकाओं की लंबाई समान है, L है। तो लंबाई समान है बस, है ना, बाकी सब अलग है। हो सकता है S1 परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, S2 का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 है। S1 परिनालिका में फेरों की संख्या N1 है, S2 परिनालिका में फेरों की संख्या N2 है। होते हैं ना फेरे, जो आप ये दिखा रहे हैं इस तरह से। तो डायग्राम के बारे में लिखते हैं, लिखिए, देखिए चित्र में दर्शाए अनुसार S1 तथा S2, चित्र में दर्शाए अनुसार S1 तथा S2 L लंबाई की परिनालिकाएं, L लंबाई की परिनालिकाएं समाक्षीय रूप से रखी गई है। L लंबाई की परिनालिकाएं समाक्षीय रूप से रखी गई है, समाक्षीय रूप से रखी गई है। खड़ी पाई। तो हमने दो बातें बता दी, S1 S2 परिनालिकाएं लंबाई कितनी है, L, और कैसे रखी गई है, समाक्षीय रूप से। ओके, आगे लिखिए इसी में, इनमें फेरों की संख्या क्रमशः, इनमें फेरों की संख्या, जैसे स्प्रिंग में होते हैं ना फेरे, इनमें फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 तथा इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तथा इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः
तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः A1 व A2 हैं। ये दो बातें और बता दी। फेरों की संख्या क्रमशः तो आप समझते हैं, S1 परिनलिका में फेरे N1, S1 परिनलिका के फेरों का क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1। इसी तरह से S2 परिनलिका में फेरे N2, क्षेत्रफल A2। लिख दिया है खड़ी पाई। अब हम धारा की बात कर लेते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है, थोड़ा पढ़ लो। अन्योन्य प्रेरण के बाद लिखा है यह हेडिंग। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है तो उसके निकट, अब S2 कुंडली निकट क्या है, तो ज्यादा ही निकट है, अंदर ही रख दिया उसको। तो S2 कुंडली दूसरी कुंडली है, S1 दूसरी है। तो किसी परिनालिका को आप कुंडली तो कह ही सकते हैं, बहुत सारे फेरे होते हैं ना, इसलिए। तो S1 में धारा बहाएंगे और बदलेंगे। तो S2 कुंडली में क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और हम क्या पता लगाएंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जिस तरह से आपने L पता लगाया था परिनालिका का, स्वप्रेरण गुणांक कितना आया था, म्यू नॉट N स्क्वायर A/L। मेरे ख्याल से ये निकाला था किसी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, किसी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकाला था। उसके बाद आपने वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक भी निकाला था, म्यू नॉट, हाँ, πr/2। ये वृत्ताकार कुंडली का है। अब आप स्वप्रेरण गुणांक नहीं, अब आप निकालेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। वो भी कब, जब कुंडलियां एक दूसरे से समाक्षीय रूप से रखी हुई है, इस तरह से। तो लिखते हैं, लिखिए, जब S1 परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित की जाती है तो, जब S1 परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित की जाती है तो S1 परिनालिका में, S1 परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, S1 परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बताइए B1 बराबर क्या लिखें, S1 परिनालिका में B1 चुंबकीय क्षेत्र, तो हम जानते हैं म्यू नॉट Ni। किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट Ni। ये स्मॉल n लिखा है मैंने, n, स्मॉल n1 I1। तो ये स्मॉल n1 को आप क्या कह सकते हैं, फेरों की कुल संख्या बटा कुल लंबाई। तो S1 परिनालिका की लंबाई L है, S1 परिनालिका में फेरे कितने हैं, कुल N1 है। तो इकाई लंबाई में फेरे क्या होते हैं, ये इस तरह से इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कहते हैं N1। तो S1 परिनालिका के लिए स्मॉल n1 आपके सामने, समीकरण 1। ओके, समीकरण 1। तो B1 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, किसमें, S1 परिनालिका में। मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से, ये जो एरो है ये है S1 परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, S1 परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखी हुई है, एक S2 परिनालिका, पूरी की पूरी S2 परिनालिका कहाँ है, S1 के अंदर है। तो ये B1 चुंबकीय क्षेत्र S2 परिनालिका पर भी आ गया। और S2 परिनालिका के प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल क्या है, A2, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं। तो समीकरण 1 के नीचे लिखिए, यदि S2 परिनालिका, यदि S2 परिनालिका से संबद्ध, S2 परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स
कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई एम हो तो यदि S2 परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई एम हो तो देखिए फाई एम क्या होगा, तो B1 डॉट A2 ये तो है S2 परिनालिका के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। B1 चुंबकीय क्षेत्र और A2 प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल। प्रत्येक, अगर मैं बाहर N2 से गुणा कर दूं, N2 क्या है भाई, हाँ S2 परिनालिका में फेरों की कुल संख्या, तो ये ब्रैकेट के अंदर तो है एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और N2 से गुणा कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, S2 परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स। लिख दिया हो तो बताएं। B1 डॉट A2 चुंबकीय फ्लक्स तो यही होता है, B1 डॉट A2। B1 पहली परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, A2 S2 परिनालिका के प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पहली परिनालिका का दूसरी परिनालिका पर प्रभाव फाई एम बराबर, अब आप लिख सकते हैं N2 B1 A2। ये डॉट कहां गया है ना, चूंकि थीटा क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये अक्ष के समांतर होता है, और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो भी अक्ष के समांतर होता है। क्षेत्रफल सदिश A2, चुंबकीय क्षेत्र B1। तो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर है, और किसी बेलनाकार परिनलिका का क्षेत्रफल सदिश भी अक्ष के समांतर होता है। जब दोनों ही एक दूसरे के समांतर होंगे तो थीटा 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो जब अदिश गुणनफल खोलते हैं तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1। समीकरण 1 जो है उसमें आप B1 का मान देख रहे हैं, इस B1 की जगह आप समीकरण 1 से मान रख सकते हैं म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। मैंने B1 की जगह म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L लिख दिया समीकरण 1 से, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, फाई एम बराबर म्यू नॉट, ठीक है, N1 N2 A2 अपॉन L, बाहर I1 समीकरण 2। ये जो व्यवस्थित करके लिखा है ना मैंने, इसमें धारा I1 को छोड़कर बाकी सब कुछ ब्रैकेट में रख दिया। उसका कारण बस इतना ही है, बदलने वाली राशि है धारा। S1 परिनालिका में जो धारा I1 प्रवाहित की थी बस उसको आप बदल सकते हो। अगर आपने S1 परिनालिका के भीतर S2 परिनालिका को रख दिया, व्यवस्था बना दी, उस व्यवस्था में आप ना तो म्यू नॉट बदल सकते हो, ना N1 बदल सकते हो, ना N2, ना A2, ना L। जो बन गया उपकरण वो बन गया, अब उसमें बदल नहीं सकते। तो क्या बदल सकते हैं, धारा बदल सकते हैं। और I1 को जब बदलोगे तो कौन बदलेगा, S2 परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। धारा प्रवाहित कर रहे हो S1 में, चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है S2 में, तो S2 कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। उसको तो आप कहते हो अन्योन्य प्रेरण, और अभी आप निकाल रहे हो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, है ना। तो लिखिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, लाइन चेंज करके फाई एम समानुपाती I1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो सब नहीं बदलने वाली राशियां हैं, मतलब नियत राशियां, तो बदलने वाली कौन है I1। तो फाई एम समानुपाती I1, फिर एक समानुपाती नियतांक हमारी तरफ से लगाते हैं हम, क्योंकि इसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कैपिटल M, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसके लिए अन्योन्य प्रेरण
गुणांक, समानुपाती नियतांक है m, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। समीकरण 3 के नीचे लिख दे, यहां m अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यहां m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, यहां m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। कड़ी पाई। अब लिखिए समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर m बराबर आपको मिलेगा क्या, म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन l, म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन l। ये पूरा ब्रैकेट ही क्या है, m, मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व भी इसको कहते हैं। तो आप इस सूत्र को देखें और जो परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकाला था उसको देखें, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। ये जो n स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n दो बार। तो आप देखिए म्यू नॉट इधर है, यहाँ n1 है तो यहाँ n है, यहाँ n2 है, यहाँ a है, सॉरी n ही है, और a2 की जगह a है और l की जगह l। सही बात। इन दोनों के मात्रक भी समान होते हैं। अगर आपने स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखा है क्या, हेनरी कैपिटल H, तो आप यहाँ कहीं मेंशन कर सकते हैं क्या, इसका SI मात्रक हेनरी कैपिटल H है ना, है। इसका भी SI मात्रक क्या है, हेनरी ही है। तो आप सूत्रों में थोड़ी समानता देखेंगे, म्यू नॉट, यहाँ n1 n2 है, चेरों की संख्या ही तो है, यहाँ n है, यहाँ है छोटे छोटे परिनलिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना। A2 ध्यान रखना क्या है, यहाँ पर चूंकि एक ही कुंडली होती है, एक ही परिनलिका होती है, तो उसका ही क्षेत्रफल, है ना। इस तरह से इन दोनों सूत्रों को देखिए तो काफी समानता दिखाई देती है। चलिए अब बताइए समय कितना है, कितना, 5 ही बचे ना अभी, बराबर 5। बस ठीक है, अभी तो आपके पास 25 मिनट से भी ज्यादा का समय, तो बहुत अच्छी बात है। एक टॉपिक और लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हेडिंग लिखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही आयताकार कुंडली, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, में प्रेरित विद्युत वाहक बल, में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करते हैं, आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकालें। तो मैंने दो चुंबकीय ध्रुव यहां दिखा दिए, N ध्रुव S ध्रुव, बड़े शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव हैं,
और इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच कुछ खाली जगह है। इस खाली जगह में इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम एक आयताकार कुंडली को दिखाते हैं और फिर उसको घुमाते हैं। तो पहले आयताकार कुंडली को इन दोनों के बीच पहुंचा देते हैं। इसमें थोड़ी सी खाली जगह देख लेना, यहाँ पर थोड़ी खाली जगह छोड़ देना धारा के आने जाने के लिए। विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो धारा प्रवाहित होगी। तो ये हैं सिरे, इस कुंडली के सिरे दिख रहे हैं आपको। इन दोनों सिरों के बीच आपको एक विभवांतर मिलता है। विभवांतर कब मिलता है? जब इस आयताकार कुंडली को घुमाया जाता है। इस आयताकार कुंडली की एक घूर्णन अक्ष है। ये इसकी घूर्णन अक्ष है जिसके सापेक्ष इस कुंडली को एक समान कोणीय चाल से घुमाते रहेंगे। कोणीय चाल के लिए सिंबल पता है किसी को? ओमेगा, जिसे कहते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की। तो इस आयताकार कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन कराया जा रहा है। इसमें इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, मैंने बी की दिशा दिखाई है एन से एस की तरफ, ऐसी होती होगी। चुंबक के एन सिरे से एस सिरे की तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है, चुंबकीय क्षेत्र एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होता है। तो इसमें बी दिखा दिया, ओमेगा दिखा दिया। मान लेते हैं आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल सदिश, जैसे ये डस्टर का पृष्ठ है आयताकार, ये मार्कर इसका क्षेत्रफल सदिश है। जब कुंडली घूमेगी तो क्षेत्रफल सदिश भी साथ में घूमेगा तल के लंबवत। तो मान लेते हैं इस आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल सदिश किसी समय इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी समय थीटा कोण है। चित्र कंप्लीट, जल्दी बना लो। डन। बताइए भाई, हो गया? तो ए दिखना चाहिए, बी, थीटा और ओमेगा, ये चार भौतिक राशियां चित्र में दिखनी चाहिए। ए, बी, थीटा, ओमेगा। टॉपिक क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो वास्तव में ये वो टॉपिक है जिसके कारण दुनिया में विद्युत का उत्पादन होता है। जहां भी विद्युत का उत्पादन होता है वहां शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली घुमाई जाती है, कुंडली घुमाई जाती है। भारत की बात करें तो एक सेकंड में 50 चक्र कंप्लीट कराए जाते हैं कुंडली को। जैसे पंखे उनके सब चल रहे हैं ना, तो तेजी से घूम रहे हैं, तो एक सेकंड में कुछ तो चक्र पूरे कर रहे होंगे, 10, 15, 20। तो जब भारत की बात करें तो एक सेकंड में 50 चक्र चलाए जाते हैं। और जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो होता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ऑल्टरनेटिंग। आप सुनते हैं ना एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो धारा कब प्रवाहित होती है? जब विभवांतर होता है। अगर ये विभवांतर समय के साथ नहीं बदलता तो धारा भी समय के साथ नहीं बदलती, और उसे कहते हैं दिष्ट धारा, जो कि सेल से या बैटरी से मिलती है। और जब विभवांतर समय के साथ बदलता है, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो विभवांतर के साथ साथ धारा भी ऐसे ही बदलती रहती है। ओम के नियम से आई और बी समानुपाती होते हैं, और उस धारा को कहते हैं एसी, प्रत्यावर्ती धारा। तो इस टॉपिक में आपको पता लगेगा कि किस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि वोल्ट होता है, विभवांतर होता है, वो
परिवर्तनशील होता है ज्यावक्रीय रूप से। जा मतलब ज्यावक्रीय रूप से, इस तरह से जैसे साइन बदलता है +1 से -1 के बीच में, वैसे ही ये भी प्लस से माइनस तक बदलता रहता है। कौन? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अभी तो केवल चित्र बनाया है, अब हम देखते हैं कि जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली से संबद्ध, आयताकार कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कैसे बदलता है? कैसे बदलता है भाई? थीटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जब आयताकार कुंडली को आप घुमाओगे तो उसका क्षेत्रफल सदिश घूमेगा, तो बी की दिशा और ए की दिशा के बीच का कोण थीटा बदलेगा। बस थीटा बदलने से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा ही बदलेगा। आप अच्छे से जानते हैं बी डॉट ए क्या होता है, तो वो होता है बी ए कॉस थीटा। तो थीटा के बदलने से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। और फैराडे ने क्या बताया था? विद्युत वाहक बल बराबर माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी। तो फाई एम क्या है? तो ये इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। चित्र के बारे में पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, लिखिए लिखिए। चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार ए क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली को, ए क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, कैपिटल बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आगे ओमेगा कोणीय चाल से, ओमेगा कोणीय चाल से घूर्णन कराया जा रहा है। ओमेगा कोणीय चाल से घूर्णन कराया जा रहा है, मतलब घुमाया जा रहा है। तो ये जो जनरेटर होते हैं ना फंक्शंस में, शादियों में जो आप देखते हैं जनरेटर, उसमें एक डीजल इंजन को चलाकर, डीजल इंजन जैसे ही घूमता है वो घूर्णन एक बेल्ट से इस कुंडली को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जैसे ही डीजल इंजन चलता है चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूमने लग जाती है, और कुंडली के घूमने से क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है। हमारी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उनमें भी जैसे ही आपका इंजन चलता है अंदर मोटर घूमने लगती है। इंजन से जो रोटेशन मिलता है, इंजन से जो घूर्णन मिलता है, उस घूर्णन को एक बेल्ट से इस कुंडली को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और उस विद्युत वाहक बल से बल्ब, हॉर्न, बाकी सब चीज चलने लग जाती है। ओके, तो ये मूल कारण है, ये मूल टॉपिक है कि पूरे हमारे प्लेनेट पर जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर बदलता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो आपने डायग्राम के बारे में क्या लिखा कि ए क्षेत्रफल की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय चाल से घुमाया जा रहा है। अब लिखिए आगे, यदि किसी समय कुंडली के क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी समय कुंडली के क्षेत्रफल सदिश ब्रैकेट में ए तथा चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में बी के मध्य कोण थीटा हो तो, के मध्य कोण थीटा हो तो, के मध्य कोण थीटा हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
ये मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है, उसका कारण बता देता हूं। जिस तरह से चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, या वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, उसी तरह से कोणीय चाल होती है कोणीय विस्थापन बटा समय, है ना। ये है रेखीय और ये है कोणीय। इसे कहते हैं मीटर प्रति सेकंड में, इसे कहते हैं रेडियन प्रति सेकंड में। ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय विस्थापन बटा समय। तो भाई कोणीय विस्थापन को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, है ना। तो कोण बटा समय होता है कोणीय विस्थापन, कोण बटा समय होता है कोणीय चाल, तो कोणीय चाल इंटू समय हो जाता है कोणीय विस्थापन। जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले से आप x बराबर vt लिख सकते हैं, तो रेखीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय वेग गुणा समय। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग गुणा समय, या कोणीय चाल इंटू समय। समीकरण 1, तो फाई एम बराबर हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो टॉपिक बड़ा आसान बड़ा छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आता है नहीं आता है वो तो अलग मैटर है, लेकिन महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता का उत्पादन कैसे होता है वो पता लगता है आपको इस टॉपिक। तो समीकरण 1 के बाद आप जानते हैं ना ऊर्जा संरक्षण, तो जब आप यांत्रिक ऊर्जा इस कुंडली को देंगे तब विद्युत ऊर्जा मिलेगी। जैसे हमारे राज्य में कोटा शहर में चंबल नदी के वहां एक बड़ा सा डैम है, उस डैम पर विद्युत का उत्पादन होता है। वहां कौन सा प्लांट है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट। बहुत ऊंचाई से जब जल गिराया जाता है या जल को बहुत ऊष्मा ऊर्जा देकर भाप में बदलकर उस भाप को किसी टरबाइन पर गिराकर टरबाइन घुमाया जाता है, तो टरबाइन से जुड़ा होता है डायनेमो। डायनेमो यही होता है पूरा एसी जनरेटर। तो कुल मिलाकर घूर्णन कहाँ पहुंचाया जाता है, इस कुंडली तक। और घुमाने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। जब यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी तब विद्युत ऊर्जा उत्पादन होगा। तो ऊर्जा का रूप बदलता है बस, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं और वो विद्युत ऊर्जा हमारे घरों तक आती है, और उस विद्युत ऊर्जा को काम में लेकर आप पंखा चला लेते हैं, हीटर चला लेते हैं, और आपको वापस मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी मिल जाती है। ऊर्जा का रूप बदलता रहता है। तो समीकरण 1 तो लिख लिया आपने, किसी समय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। इसके नीचे लिखिए, यदि घूर्णन कर रही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि घूर्णन कर रही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो तो अब देखिए सूत्र, एप्सिलॉन बराबर माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ऋणात्मक चिन्ह लेंज ने बताया था, ये भी विरोध करता है परिवर्तन का। जो समीकरण 1 है उसमें हमने चुंबकीय फ्लक्स पहले से पता करके रखा हुआ है। तो देखिए अब विद्युत वाहक बल बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, फाई एम की जगह बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी कांस्टेंट। ए आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है जो कि बदलता नहीं है, तो बी नियत ए नियत, तो कांस्टेंट जो है उनको बाहर कर देते हैं। तो विद्युत वाहक बल बराबर होगा माइनस बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब आपको कुछ जानकारी एक्स्ट्रा बता देता हूं कि अवकलन होता कैसे है, और वो भी खासकर किसका, कॉस ओमेगा टी का। तो अगर कॉस टी होता और अवकलन कर रहे होते डी अपॉन डी टी, तो आपका आंसर होता माइनस साइन टी। कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, लेकिन टी के साथ और भी कुछ है। अगर किसी चर राशि टी के साथ कोई अचर राशि कांस्टेंट गुणा में हो, तो टी के साथ वो आता तो है, साथ में
अवकलन के पश्चात गुणा में और आता है, तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। कॉस का माइनस साइन तो होता ही है, लेकिन चर राशि के साथ अगर कोई कांस्टेंट कोई गुणक है तो वो गुणक गुणा में भी लिखा जाता है। तो ये सूत्र है, तो लिख दीजिए अवकलन विद्युत वाहक बल बराबर माइनस बी ए, और अवकलन ब्रैकेट में लिख दें माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, कॉस ओमेगा टी का अवकलन आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ध्यान रखना ही होगा। माइनस माइनस दो बार माइनस आ गए, तो अब आप ऐसा लिख सकते हैं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हमने जो चित्र दिखाया है और आपकी किताब में जो चित्र है उसमें आयताकार कुंडली में एक ही फेरा है, एक ही फेरा है, लेकिन वास्तव में जब विद्युत का उत्पादन करने के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था बनाते हैं तो आयताकार कुंडली में बहुत सारे फेरे लेते हैं। बहुत सारे फेरे लेने से फायदा क्या होता है, विद्युत वाहक बल उतना गुना हो जाता है। यहाँ पर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी दिख रहा है, बट विद्युत वाहक बल उतना गुना हो जाता है। अगर फेरों की संख्या मान लो 100 है तो विद्युत वाहक बल 100 गुना हो जाएगा। तो इसके नीचे लिखिए यदि आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, यदि आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या n कैपिटल N हो तो ये पूरा लिख दिया होगा आपने, हो तो आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन बराबर n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो n से गुणा कर दिया, n गुना हो जाता है। और ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसकी जगह कुछ रखूंगा मैं, उसको देखो, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और इस पर लगाएं स्टार। ये है वो अंतिम सूत्र जिसकी व्युत्पत्ति हम करना चाहते थे। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे आप एक तरंग के लिए समीकरण लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी, यहाँ y होता है किसी समय विस्थापन और a होता है अधिकतम विस्थापन आयाम जिसको कहते हैं, और समय के साथ y का मान घटता बढ़ता रहता है। साइन का सर्वाधिक मान होता है +1, तो y का सर्वाधिक मान होता है +1, और साइन का सबसे कम मान होता है -1, तो y का सबसे कम मान होता है -1। ठीक इसी प्रकार से आयताकार कुंडली के सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है वो भी ज्यावक्रीय रूप से बदलता रहता है। ज्यावक्रीय रूप से, भाई ये ज्या मतलब क्या होता है, साइन होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ गुणा में कौन है, साइन ओमेगा टी। तो समय के साथ कोण बदलता रहता है, ये देख रहे हो आप, थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा तो क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है ना, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो स्मॉल टी होता है समय, समय के साथ कौन बदलता है और समय के साथ कौन बदलता रहता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। और किस तरह से बदलता है, ज्यावक्रीय रूप से। ये जो बता रहा हूं तरंग जैसा, इसे कहते हैं ज्यावक्रीय रूप से बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो इसका ग्राफ होता है, तो इस सूत्र के नीचे लिख दीजिए, दो जानकारी हम बताएंगे इस सूत्र के नीचे लिखिए आप, क्या, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर n बी ए ओमेगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर n बी ए ओमेगा, ब्रैकेट में लिखना विद्युत वाहक बल का शिखर मान, मतलब पीक वैल्यू, अधिकतम मान, शिखर मान, पीक वैल्यू हम कहते हैं, है। तो आपको पता होना चाहिए शिखर मान। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, पीक वैल्यू, अधिकतम मान, ठीक है। अब लिखिए
टी तथा एप्सिलॉन के मध्य ग्राफ, टी तथा एप्सिलॉन के मध्य ग्राफ। अब उस ग्राफ को भी देख लें, और ग्राफ से पहले आपको एक बॉक्स दिखाता हूं जिसमें मैं 5 बिंदु दर्शाऊंगा। टी क्या है भाई? टी टाइम, समय। एप्सिलॉन क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये जो स्टार लगा हुआ समीकरण है, इसके आरएचएस में चर राशि है टी, और एलएचएस में खुद विद्युत वाहक बल। चर राशि मतलब बदलने वाली राशि, और कौन नहीं बदलने वाली है? ओमेगा नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट तथा ओमेगा। तो देखिए, अगर टाइम 0 है, प्रारंभिक समय, तो विद्युत वाहक बल भी क्या मिलेगा? 0। समीकरण में मान रखकर देख लो, टी 0 रखोगे, साइन 0, साइन 0 0, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या है? अगर आप टी का मान, स्मॉल टी का मान क्या रख दें? कैपिटल T/4, तो एक चक्र में लगा समय होता है कैपिटल टी। कुंडली को एक चक्र पूरा करने में लगा समय होता है कैपिटल टी, और मैंने क्या कहा? स्मॉल टी बराबर कैपिटल T/4। तो आपको विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा? कैसे? कैसे, है ना? तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो इस सूत्र से ही पता लगेगा सब कुछ, तो मैं सूत्र से ही आपको समझाता हूं। जैसे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी। तो जब मैंने स्मॉल टी की जगह 0 रखा, यहाँ पर ये 0, तो साइन 0 0, 0 से एप्सिलॉन नॉट को गुणा किया 0। जब इस टी की जगह हम कह रहे हैं T/4, तो ये टी से टी कट गया, 2 और 4 कटेंगे तो नीचे कितना आएगा? 2 पाई/2। साइन पाई/2 मतलब साइन 90। साइन 90 क्या होता है? +1। तो देख लो, सही लिखा। अगर टी, स्मॉल टी, चर राशि की बात कर रहा हूं, स्मॉल टी, साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो अगर स्मॉल टी की जगह मैं कैपिटल T/2 रख दूं, स्मॉल टी की जगह कैपिटल T/2, तो अंदर आएगा साइन पाई। साइन पाई होता है 0, 0 ही होता है। कॉस पाई होता है -1, साइन पाई 0 होता है, वापस 0 मिलेगा। चौथा मान, अगर टी की जगह, स्मॉल टी की जगह 3T/4 रख दे, 3T/4, ये मैं कहां से रख रहा हूं मान? T/4 जोड़ता जा रहा हूं बस। 0 में T/4 जोड़ा, ये T/4 प्लस T/4, ये T/2 प्लस T/4। तो अब ये मान रख दें तो क्या होगा? आप पाएंगे, आपको मिलेगा 3 पाई/2। अंदर क्या मिलेगा? काटने पीटने सब करने पर 3 पाई/2। 3 पाई/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री मतलब होता है -1, -1। तो ये क्या हो जाएगा? -1। अंत में इसमें T/4 और जोड़ दे तो क्या होगा? पूरा का पूरा टी। तो इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दे। अब 2 पाई, साइन 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री वापस क्या होता है? 0। तो जब आप चर राशि टी व चर राशि विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के मध्य ग्राफ बनाते हैं, तो वो ज्यावक्रीय रूप से बदलता रहता है। और कैसा आता है वो ग्राफ? कुछ ऐसा आता है। ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, और इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल का धनात्मक दिशा में अधिकतम मान। यहां पर प्राप्त होता है विद्युत वाहक बल का ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान। ये समय है 0। इस समय को क्या कहते हैं? T/4। इस समय को क्या कहते हैं? T/2। इस समय को 3T/4, और इसे कहते हैं टी। तो जो ऊपर मैंने बॉक्स में 5 बिंदु दिखाए हैं, 1 2 3 4 5, वो पांचों बिंदु यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना? तो ये है विद्युत वाहक बल, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, और ये इस दिशा में है समय, चर राशि टी।
तो ये ग्राफ भी दिखा दे। यह है ज्यावक्रीय एक ग्राफ। ज्यावक्रीय मतलब साइन्यूसॉइडल, ज्यावक्रीय साइन वाला ग्राफ। तो जो स्टार लगा हुआ फॉर्मूला है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान रखना है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, ये ध्यान रखना है, एन ए बी ओमेगा। तो इस तरह से हमारा एक और टॉपिक हुआ। तो कल हम बड़ा आराम से इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। एक टॉपिक है छोटा सा इसमें, भंवर धाराएं, वो करेंगे, उसके अनुप्रयोग, उसके उपयोग करेंगे, चैप्टर को समाप्त करेंगे। फैराडे के नियम याद कर लेना। फैराडे ने कहानी शुरू की थी और वो कहानी बस कल खत्म होने वाली है, चैप्टर नंबर 9। इसके बाद एक अच्छा चैप्टर आएगा, प्रत्यावर्ती धारा। ये जो स्टार लगा हुआ फॉर्मूला है ना, बस इससे शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 10 की, प्रत्यावर्ती धारा, बदलने वाली, ज्यावक्रीय रूप से बदलने वाली धारा। तो आपके विद्यालय में बहुत आगे तक पहुंच गए वो प्रत्यावर्ती, मतलब लगभग 35-40 दिनों में पहले चैप्टर से 10वें चैप्टर तक पहुंच गया। और बकायदा बोर्ड के अनुसार जो टॉपिक हैं वो सारे हो रहे हैं। डन। तो आज की क्लास को इसके साथ करते हैं स्टॉप। शायद आपने ग्राफ बना ही लिया होगा। कल मिलते हैं, इसके आगे करेंगे। थैंक यू। और सुबह क्लास में भी मिलना है, सुबह 6:30 बजे, है ना, 6:30 बजे।